Hello. Okay, so we started today's class इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आज हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और वो बना कैसे. दो चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. खुद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे, तो आप सब लोग ध्यान से देखिए. सबसे पहले आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान. भारतीय संविधान है क्या? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान के इंट्रोडक्शन क्या है. तो भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. भारतीय संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है. इट लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज of citizens, the structure of government and relationship between the union and state. It was prepared by Constituent Assembly after nearly 3 years of discussion and debates. तो इंट्रोडक्शन में ये है कि भारतीय संविधान भारत का सुप्रीम लॉ है जो कि एक फ्रेमवर्क देता है. फ्रेमवर्क मतलब एक बेस देता है, एक ढांचागत आधार देता है. किसके लिए? पॉलिटिकल सिस्टम के लिए. राजनीतिक जो पद्धति है, पॉलिटिकल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूल अधिकार है, एंड ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स है, और नागरिकों के ड्यूटीज़ कर्तव्य क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन, और जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा. ये पूरा का पूरा तैयार किया गया था लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत, डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से. ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी क्यों. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था. तो तब के हमारे क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने ये सोचा कि ठीक है, हम अंग्रेज़ों से आज़ादी तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सबके लिए समान अधिकार मिले, ना कोई छोटा बड़ा हो, ना कोई ऊंच नीच हो. तो एक ऐसा कानून का हम ड्राफ्ट करेंगे जिससे कि सारे नागरिकों को समान अधिकार मिलते रहे और सब भारतीय सिटीजन इक्वल हो. अब उसके लिए बेस क्या लिया गया था? सबसे पहले आता है कि इसमें बेस क्या था, किस बेस पे बना. तो एक आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है? देखो, 1935 से पहले हम जानते हैं कि 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर आई थी. वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. उसमें क्या था? फर्स्ट टाइम भारत में महिला वोटर्स को वोट डालने का राइट्स मिलता है 1919 में. 1919 में जो इलेक्शन होते हैं, ज़्यादा बड़े स्तर पे, बड़े लेयर पे इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन अब इलेक्शन फिर भी सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है आज. तो पहली बार महिलाओं को वोटिंग का राइट्स मिलता है. उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था. इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था. सो क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बड़े एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जो थोड़ा डीप करके पूछे तो वो यही पूछते हैं कि जब महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया गया था इंडिया में, तो इंग्लैंड के किस प्राइम मिनिस्टर ने ये दिया था? तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम था लॉर्ड जॉर्ज. उसके और इस एक्ट को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट. ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था. उसमें महिलाओं को 1919 में वोटिंग का राइट्स, पहली बार भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे. एक तो ये बेस बना. दूसरा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था. अब इसमें क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस था. इसमें, इस एक्ट में, ठीक है, 321 आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूचियाँ थी. तो आप देख सकते हैं. तो अगर हम इसे देखते हैं
हम अगर इसे देखते हैं तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसमें टोटल 321 आर्टिकल्स बने और 10 शेड्यूल्स बने थे। अब इसकी मेन फीचर्स क्या थे? सबसे पहला फीचर्स था ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इसमें था क्या? ऑल इंडिया फेडरेशन में था क्या? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट यही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी यही एक्ट था, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसी के लिए साइमन कमीशन आया था, जिसका तो बहुत ज़्यादा अपोज भी हुआ था। तो अब इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में सबसे पहला था ऑल इंडिया फेडरेशन। अब इस ऑल इंडिया फेडरेशन में था क्या? तो ऑल इंडिया फेडरेशन में 11 ब्रिटिश स्टेट्स थे, 6 चीफ कमिश्नर एरियाज थे और उन देसी रियासतों को मिलकर बनाया गया था जो कि अपनी इच्छा से संघ में शामिल होना, यूनियन में शामिल होना चाहते थे। और प्रांतों के लिए क्या किया था? स्टेट्स के लिए क्या किया था? संघ में शामिल होना अनिवार्य था, ये कंपलसरी था। ये एक्ट का विरोध भी इसीलिए हुआ था क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि जितने भी प्रांत हैं वो सारे के सारे इस एक्ट में शामिल होंगे। अब तत्कालीन नेताओं को थोड़ी सी ये बात पसंद नहीं आई थी हमारे, तो अब दूसरा इसमें था, एक तो हो गया ऑल इंडिया फेडरेशन, दूसरा था अचीवेबल ऑटोनॉमी। अब अचीवेबल ऑटोनॉमी क्या है? यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंत करके उन्हें, मतलब इससे पहले जितने भी स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स के अलावा जितने भी स्टेट्स थे उसमें द्वैध शासन चलता था, यानी कि दोहरा शासन चलता था। तो उस चीज को उन्होंने एबॉलिश किया और उन्हें एक फ्री, उन्होंने प्रोविंसेस को प्रोवाइड किया इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड किया। मतलब अब वो अपने आप में स्वायत्त शासन कर सकते थे। तीसरा इसमें था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू रूल एट द सेंटर। अब ये क्या था? अब इसमें था कि इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में विभाजित किया गया था। अब देखिए, यहाँ पे आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है, एक राज्य सरकार होती है और एक केंद्र सरकार होती है ना। तो यहीं पे 1935 के इंडिया एक्ट में ही ये व्यवस्था की गई सबसे पहले कि केंद्र और प्रांतीय असेंबलीज बनेंगी। और इसके तहत क्या किया गया है? अब इसके तहत किसको किसको शामिल किया गया? इट क्रिएटेड फेडरल लिस्ट। सबसे पहले ये क्या करता है? फेडरल लिस्ट बनाता है, प्रोविंशियल लिस्ट बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट बनता है। देखिए, अब यहाँ पे आता है कि हमारे लॉज जो बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। हमारा पार्लियामेंट 3 टाइप के लॉ बनाता है। एक होता है सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट मतलब केंद्र सरकार, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस हो गया और कम्युनिकेशंस हो गए, रेलवे हो गया, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें कि दोनों आते हैं, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और क्या कहते हैं एजुकेशन हो गया, ये दोनों लिस्ट के तहत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में। और तीसरा क्या था कि केवल और केवल प्रोविंशियल लिस्ट, यानी कि स्टेट लिस्ट, आज के डेट में उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 टाइप के लिस्ट जो आज के डेट में बदल के हो गए हैं। इन्हीं तीनों का नाम बदल के सेंट्रल लिस्ट कर दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट कर दिया गया है और तीसरा स्टेट लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और प्रांतीय सूची, 3 टाइप के लिस्ट कर दिए गए हैं और तीनों को बांट दिया गया है कि इसमें
ये काम किया जा सकता है। अब इसके द्वारा अब किया क्या गया था, परिसंघ सूची के विषयों पे, मतलब जो प्रोविंशियल लिस्ट था उनके टॉपिक्स पे लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉज बनाने की एक्सट्रीम पावर दे दी गई थी। इस लिस्ट में था क्या, इस लिस्ट में सबसे पहले था क्या तो सब्जेक्ट क्या थे, तो सब्जेक्ट थे फॉरेन अफेयर्स था, करेंसी था, ठीक है, और नेवी थी, आर्मी थी, एयरफोर्स था, और सेंसस था। सेंसस जिसको कि हम जनगणना बोलते हैं, आजकल जनगणना शुरू भी हो चुकी है, आप लोगों को पता होगा। तो अब इसके बाद आता है सेकंड नंबर, इस्टेब्लिशमेंट में ही सेकंड नंबर क्या था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया गया था उनको। किस चीज के लिए उनको दिया गया था, सब्जेक्ट ऑन द प्रोविंशियल लिस्ट। अब उसमें क्या क्या आता था जैसे कि एजुकेशन आ जाता था, और सिविल सर्विसेज आ जाती थी। तो ये स्टेट लिस्ट में दे दिया, प्रोविंशियल लिस्ट को दे दिया गया था। और तीसरा दिया गया था जो कि कॉन्करेंट लिस्ट था। अब कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में था, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल लॉ प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स का जो एक्ट था वो कॉन्करेंट में दे दिया गया था, यानी कि दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती है। तो ये तो था आपका। फिर आता है एक इम्पोर्टेंट ईयर 1940, the August offer accepted in principle the right of Indians to frame their own constitution। अब इसमें था क्या, ये देखने वाली बात है। अब सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। अच्छा, बिफोर दिस जो एक्ट ऑफ 1935 था, ठीक है, अब इसके बारे में कुछ नेताओं के राय क्या थे, उनके जो विचार क्या थे 1935 एक्ट पे। तो जवाहरलाल नेहरू इस लिस्ट के बारे में, एक्ट के बारे में कहते हैं कि ये गुलामी का अधिकार पत्र है। मतलब एक तरह से भारत, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें परमानेंट गुलाम बनाने के लिए एक रूल लेकर आई है। और दूसरा उन्होंने ये बोला कि ये 1935 एक्ट ये वो कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, मतलब बिना इंजन की कार बोला था, विद ब्रेक। अब इसी एक्ट के लिए अंबेडकर ने क्या बोला था कि अंबेडकर भी इससे खुश नहीं थे, लेकिन कम से कम अंबेडकर को ये था कि चलो SC ST को कुछ तो हासिल हो ही रहा है इस बारे में। अब अच्छा, उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आते हैं जो कि प्रपोज करते हैं इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट द प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय इंडियन लीडर्स। अब ये क्यों रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए। अब ये किसी भी लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं था, स्पेशली कांग्रेस को। अब आता है 1947 का 1947 का भारत का स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब 1947 एक्ट में ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो कि 18 जुलाई, ध्यान रहे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बिल टेबल किया जाता है, और 18 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस एक्ट में टोटल 20 आर्टिकल्स थे। और कौन कौन सी धाराएं थी, ये 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। अब सबसे प्रमुख प्रावधान इसमें यह था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी,
यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों राज्यों के की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री की एडवाइजरी से किया जाएगा। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में जो एक्ट होगा, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, संविधान बना नहीं लेती, कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेती, तब तक विधानमंडल ही कार्य करता रहेगा। भारत मंत्री का जो पद हुआ करता था, इंडियन मिनिस्टर का, वो समाप्त कर दिए जाएंगे और 1935 के इंडियन एक्ट द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर नहीं किया जाता, तब तक जो इंडिया का रूल है वो 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। अब इसमें एक और था कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया जाए, तो प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटेन की सर्वोपारिता का अंत कर दिया जाएगा, यानी कि प्रिंसली स्टेट फ्री हो जाएंगे। जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो फ्री हो जाएंगे और उनको इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी मर्ज होने का या अपने को अलग रखने का निर्णय करने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब इस एक्ट के तहत भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यानी कि देखो जो इंडिया 1935 में डोमिनियन स्टेट हुआ करता था, उसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, अब इसको हुआ क्या, अब इसका बंटवारा कैसे किया गया कि बलूचिस्तान, सिंध, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंट, यानी कि जो आजकल का पेशावर वगैरह का जो इलाका है पाकिस्तान का, और आसाम का सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो है वो, उसको छोड़ के बाकी पूरी कंट्री को भारत का दर्जा मिलेगा और इनको पाकिस्तान मिलेगा, इनको पाकिस्तान बोला जाएगा। अब ये हुआ क्या था, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो था, इंडियन एक्ट 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व, मतलब उसके आने से पहले ही सिलहट जिले में जनमत संग्रह किया गया था, एक आम पोल हुआ था नागरिकों का, और उन्होंने उसमें पाकिस्तान के फेवर में अपना पोल दिया था। अब यहाँ बनती है संविधान सभा। सबसे बड़ी चीज़ है देखना है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? इन मार्च 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट कैबिनेट मिशन टू इंडिया। मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कैबिनेट मिशन भारत भेजती है। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन का प्रपोजल करती है। मेंबर्स वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड इनडायरेक्टली, वो उनको जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि आज के दौर में हम राज्यसभा के सांसदों का इलेक्शन हम देखते हैं कि उसमें अलग अलग विधानसभाओं के इलेक्टेड जो एमएलए हैं वो वोटिंग करके और अपना एक एमपी भेजते हैं राज्यसभा में। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर भेजने के लिए एक इनडायरेक्ट वोटिंग किया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर वोट करके और अपने कैंडिडेट्स मेंबर्स भेजेंगे। अब इस असेंबली में ओरिजिनली जो 1946 कैबिनेट प्लान था उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे, 389 सदस्य थे। 292 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे, यानी कि जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती थी। 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से हुआ करते थे, यानी कि 93 जो भारत के अलग अलग राज्य हुआ करते थे, राजाओं का राज्य था, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, राजस्थान में बहुत सारे राजघराने थे, भोपाल हो गया, जूनागढ़ हो गया, ठीक है, उधर त्रावणकोर हो गया, ये सब कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया। तो इन सब के मिला के 93 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे और 4 फ्रॉम और 4 मेंबर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से थे। और जैसे अजमेर वगैरह जो है, जैसे अजमेर हो गया,
कलकत्ता हो गया और बॉम्बे हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, तो यहाँ के चीफ कमिश्नर्स 4 मेंबर अपना भेजेंगे। आफ्टर द पार्टीशन, अब 1947 में हम जानते हैं कि हमारा पार्टीशन होता है भारत का, तो जो मेंबरशिप रह गई थी टोटल वो घट के 299 रह गई थी। यानी कि देखा जाए तो करीब करीब 90 मेंबर जा चुके थे, 110 मेंबर पाकिस्तान चले गए थे, तो बचे थे केवल 299 मेंबर, सॉरी 90 मेंबर्स। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है, अब फर्स्ट मीटिंग होती कब है? जो पहली मीटिंग है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद करने का है, अक्सर पूछा जाता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, और वो इलेक्ट हुए थे 11 दिसंबर 1946 को। जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो 9, 10 फिर 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। वाइस प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट तो हम सब जानते हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि स्पीकर ही तो नहीं बैठे रहते हैं, स्पीकर के बाद डेप्टी स्पीकर भी बैठते हैं हमारे हाउसेज में। तो जो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। अब इसका मुस्लिम लीग ने शुरू में तो इस असेंबली का बायकॉट किया था। अब 4 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या थे? अब जो ये मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को और एडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947। इट लेड डाउन द गाइडलाइंस गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर इट बिकेम द बेसिस ऑफ प्रिएम्बल। देखिए 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू एक गाइड रखते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, जो कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और यही आगे चल के भारतीय संविधान का प्रिएम्बल बनता है, प्रस्तावना बनता है। तो मेजर कमेटीज अगर देखेंगे तो टोटली फॉर्म जो हुए थे 22 कमेटीज बनी थी। सबसे द असेंबली फॉर्म 22 कमेटीज टू प्रिपेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 22 कमेटीज बनी थी। इसमें मेजर कमेटीज क्या थी? एक तो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक था यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके भी चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि राज्यों को के बारे में देख रेख के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। अब हमारे एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी जो इन लोगों को एडवाइजरी दे सके, जो सलाह दे सके, और फंडामेंटल राइट्स के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। उसके चेयरमैन बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक रूल्स मतलब नियम कैसे बनेंगे, क्या क्या नियम होंगे, उसकी भी कमेटी बनाई गई थी। उसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ ध्यान देने बात यह है कि प्रांतों का मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। देखो, हैदराबाद एक ऐसी प्रोविंशियल स्टेट थी जिसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। हैदराबाद का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, हैदराबाद उस समय बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, प्रोविंशियल स्टेट हुआ करता था, जिसका कोई भी शामिल नहीं हुआ था। अब तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र बाबू। अब आते हैं कि आज के डेट में हम देखते हैं कि रेशियो क्या होगा, कि कितने लोगों के बीच में, कितने वोटर्स के बीच में एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। तो हम देखते हैं कि 10 लाख की आबादी पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है।
ये हमने 1946 में ही डिसाइड कर लिया था कि 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया जाएगा, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाएगी जो कि 10 लाख की आबादी हो। अब संविधान सभा की प्रमुख समितियां वो मैंने आपको बता ही दिया, और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के यानी कि फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो एडवाइजरी समिति थी उसकी 2 सब कमिटीज थी। एक थी फंडामेंटल राइट कमेटी जिसके की चेयरमैन थे जेबी कृपलानी, और एक थी फंडामेंटल एक थी माइनॉरिटी कमीशन जिसके की चेयरमैन थे H.C. मुखर्जी। अब संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस के टोटल 296 रिप्रेजेंटेटिव्स का विभाजन कम्युनल बेस पे किया गया। अब ये कम्युनल बेस पे बनाया गया था जो 296 बने थे, जो स्टार्टिंग में आपने देखा था ना, यहाँ पे जो आए थे 296 मेंबर, 292 और +4, तो ये सारा ब्रिटिश हो रहा है, तो 296 हो जा रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत बड़ा खेल कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको आज़ादी तो देनी नहीं थी, मामला ख़राब करना था। वो जानते थे कि कांग्रेस इस बात को कभी मानेगी नहीं, लेकिन कांग्रेस भी उस समय अड़ गई थी कि अब चाहे ये न के किसी भी प्रकार हमें आज़ादी लेनी ही है। तो उन्होंने क्या किया कि जो 296 रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने डाइवर्जन किया था वो बहुत ही कम्युनल बेसिस पे किया था। 213 को तो उन्होंने जनरल बना दिया, ये नॉर्मल है, यहाँ 213 मेंबर तो 213 मेंबर तो ऐसे आ जाएंगे। लेकिन 79 स्पेशली मुस्लिम मेंबर्स का उन्होंने प्रोविजन रखा था कि 79 मेंबर मुस्लिम होंगे और 4 मेंबर जो होंगे वो सिख होंगे। ये उनका कम्युनल गेम था। अब संविधान सभा के सदस्यों की जो शेड्यूल कास्ट के सदस्यों की संख्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये समझने वाली चीज़ है। आप देखिए, जो यहाँ देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हो रही है 29 अगस्त 1947, आज़ादी के तुरंत बाद। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे जो कि चेयरमैन थे। उसके बाद N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्तर जो कि रिप्लेस कर दिए गए थे N. माधव राव के साथ, और दूसरे थे D.P. खेतान जो कि ये भी रिप्लेस कर दिए गए थे T.T. कृष्णमाचारी से। और इस कमेटी का जो लीगल एडवाइजर था वो बने थे सर B.N. राव। भाई कोई भी कमेटी है तो एक लीगल, उस पर भी तो लीगल एडवाइजरी भी तो चाहिए उसके लिए, तो वो B.N. राव को लीगल एडवाइजर बनाया गया था कमेटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट क्या, अब ये लोग क्या करते थे, ये जो 7 मेंबर थे ये करते क्या थे, ये पहले नियम बनाते थे, ड्राफ्ट करते थे, पहले खुद ही आपस में डिबेट करते थे, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले जाते थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर डिस्कस हुआ करता था। इसके बाद बनता है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कैसे होता है, तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, पब्लिश किया गया था। अच्छा, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम फरवरी 1948 में पब्लिक डिस्कशन के लिए। अच्छा, ओपन फोरम में डाल दिया गया इसे कि ठीक है आपके पास कुछ सजेशंस वगैरह हैं तो आप अपना भी सजेशंस दीजिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि केवल 300 लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, पूरी की पूरी ड्राफ्ट को जनता के सामने ओपन करके, पब्लिक के फोरम पे ओपन करके, प्रेस के माध्यम से रख दिया गया कि ठीक है जी आप लोग देखिए, अगर आप लोगों का कुछ इसमें एडवाइजरी है तो वो दीजिए। तो अच्छा, अब कितने डिबेट और डिस्कशन हुए थे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि कितने डिबेट हुए थे। टोटल 11 सेशन बैठे थे। अच्छा, केवल 11 ही सेशन बैठे थे 3 साल में, लेकिन उन 11 सेशन में
पब्लिक डिबेट हुई थी, इंटेंस पब्लिक डिबेट हुई थी, जो कि क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिबेट हुआ था। हर एक टॉपिक पे वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है क्लॉज बाय क्लॉज इंटेंस पब्लिक डिबेट हुई थी। टोटल 165 मीटिंग्स बैठी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और 2 साल 11 महीने 18वें दिन ये कंप्लीट हो गया था। ये तो आप जानते ही हैं। हजारों हजार अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे इस दौरान, थोड़े मोड़े अमेंडमेंट नहीं हुए थे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर एक्चुअली डिस्कस्ड इन डिटेल। आप अंदाजा लगाइए कि 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट डिस्कस हुए थे और पूरे डिटेल में हुए थे। 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था, ये हम सभी जानते हैं। और जिस दिन एक्सेप्ट किया गया था उस दिन 284 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे जिन्होंने कि इस पे साइन किया था। अब जो ओरिजिनली हमारा बना था उसमें क्या बना था? सबसे पहले 395 आर्टिकल्स बने थे। टोटल 22 पार्ट्स में बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब इसको इन्फोर्स क्यों किया गया? इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950, जिसके लिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करते हैं, आप लोग जानते हैं। क्यों किया गया था? क्योंकि 1930 के कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी के ही दिन पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस वजह से 26 जनवरी को इन लोगों ने 2 महीने बाद 26 जनवरी को इसको इन्फोर्स किया। और उस दिन से आज तक हम एक रिपब्लिक है। अब आते हैं सोर्स कहाँ से लिए गए थे। अच्छा, इससे पहले आप देखिए कि संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स थे वो 33 थे। ओके, और इसके अलावा जो वुमेन मेंबर थी, तब देखो तब भी 15 वुमेन मेंबर थी। इतनी मेंबर तो अब भी इलेक्ट होके नहीं आती हैं जितनी उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ करती थी। यानी कि हमारे अब तो महिलाएं चुन के ही नहीं आती उतनी जितनी कि हमारी तब महिलाएं इतना हुआ करती थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी दयालयादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, ये 15 महिलाएं थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर हुआ करती थी। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जैसे डिस्कशन कमेटी, संघ संविधान कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, यूनियन कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी। अच्छा, BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक ओथ लिया गया, जिसके अंतर्गत प्रारूप समिति का यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। ठीक है, अब संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन जो था, अच्छा ये देखने वाली बात है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आए तो लेकिन इनको लाया गया, और ये आए कहाँ से थे? तो इनका जो था वो तत्कालीन जो सेंट्रल बंगाल था, मतलब कंबाइंड बंगाल था, तब वहाँ से हुआ था इनका इलेक्शन, वहाँ से जीत के आए थे। लेकिन पार्टीशन के बाद वो तो पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान में जाने की वजह से इनका फिर से जो इलेक्शन इनको इलेक्ट किया गया था वो बॉम्बे से किया गया था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रोविंसेस के लिए और 89 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स को दिए गए थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो बना था 1945 में, वो उसके आधार पे एक मंत्रिमंडल गठन किया गया था।
अच्छा, उसमें मंत्रिमंडल के रूप में सबसे पहले मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए थे, और विदेशी मामलों के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और जो कॉमनवेल्थ के थे उनकी डिपार्टमेंट थी। वल्लभ भाई पटेल को होम दिया गया था और इंफॉर्मेशन दिया गया था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया गया था। बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। जॉन मथाई इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दी गई थी। सी राजगोपालाचारी जो थे वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। जो सी एच भाभा है उनको दिया गया था खान और बंदरगाह, मतलब पोर्ट और जो आपका माइनिंग है वो दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। आसफ अली को रेलवे दिया गया था। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। और जो इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर थे लियाकत अली खान जो कि जाके बाद में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनको दिया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई चुंदरीगर जो थे उनको दिया गया था वाणिज्य दिया गया था। अब्दुल रब नस्तर को संचार कम्युनिकेशन दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ दिया गया था। ये वही जोगेंद्र नाथ मंडल है जो कि हिंदू होते हुए भी ये पूर्वी बंगाल चले गए थे और पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे। बाद में ये फिर से आए थे इंडिया। गजानतर अली को हेल्थ दिया गया था। अब स्वतंत्र जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, तो उसका जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बना था उसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री थे ये देखनी जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर दिया गया, कॉमनवेल्थ दिया गया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का दिया गया डिपार्टमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम दिया गया, गृह मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रोविंसेस के मामले दिए गए। राजेंद्र बाबू को खाद और कृषि यानी कि फर्टिलाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया। और अबुल कलाम आज़ाद यहाँ शिक्षा मंत्री बदलते हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट दोनों दिया जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है। जगजीवन राम का ऐसे ही रहता है। बलदेव सिंह का भी कोई चेंज नहीं होता, वो रक्षा मंत्री ही रहते हैं। राजकुमारी अमृत कौर इनको हेल्थ दिया जाता है। सी एच भाभा वाणिज्य होते हैं। रफ़ी अहमद किदवई, आप अगर कभी दिल्ली में आए तो MTNL के BSNL के ऑफिस में जाके देखें, बड़ा सा ऑफिस है, उसमें किदवई भवन है, ये वही रफ़ी अहमद किदवई के नाम पे ही है। इनको कम्युनिकेशन दिया गया था। RK षणमुगम सेट्टी इनको फाइनेंस दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनको इंडस्ट्री दिया गया था। और VN गाडगिल ये इनको फर्टिलाइजर और इनको माइनिंग और एनर्जी का दिया गया था। और भारत के रियासतों को एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव थे BP मेनन। अच्छा, संविधान के निर्माण में कार्य में कुल मिलाकर ये जानने वाली बात है कि संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। फिर से बोल रहा हूं मैं, 63,96,729 रुपीज खर्च हुए थे। और संविधान सभा में कुल अनुच्छेदों में से 15 जितने भी आर्टिकल्स थे उनमें से 15 आर्टिकल यानी कि 5, 6 आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393 आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित यानी कि चेंज कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। जबकि बाकी सारे आर्टिकल्स को 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी, अच्छा पहली बैठक तो हमने पढ़ लिया 9 दिसंबर 1946 को। अंतिम जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और संविधान सभा 26 जनवरी
1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। अच्छा, कुछ अन्य कार्य क्या किए थे इस दौरान संविधान सभा ने? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। मतलब ठीक है, भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर रहेगा। 22 जुलाई 1947 को अपना नेशनल फ्लैग एक्सेप्ट किया। इसने 24 जनवरी 1950 को, अच्छा ये जानने वाली बात है कि हमारा जो राष्ट्रगान है ये 24 जनवरी 1950 यानी कि संविधान सभा के आखिरी बैठक वाले दिन अपनाया गया राष्ट्रगान को। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल के पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से तो हम पाकिस्तान का कुछ खास हमें जानना नहीं है। अब संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है? नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य था, जो उनका संकल्प था, ओथ था, आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जो उन्होंने 18 जुलाई को, हाँ, वही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जो चेंज करने के बाद ये बना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये ध्यान देने की बात है कि तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों ने न सिर्फ इंग्लिश कैलेंडर को रखा बल्कि विक्रमी कैलेंडर को भी रखा और उसमें लिखा गया एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब फॉरेन सोर्सेस क्या क्या है, सोर्सेस क्या क्या है? सबसे पहले आते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम लेते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेते हैं, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट गवर्नमेंट यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख तथा द्विसदनवाद। तो ये सारी चीजें, 2 सदन ब्रिटेन में भी है, हमारे भी है। यूनाइटेड स्टेट से हमने क्या लिया? यूनाइटेड स्टेट से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया, सबसे पहला प्रियम्बल लिया उन्हीं की, यहाँ से जुडिशियल रिव्यू किया हमने, कॉन्स्टिट्यूएंसी सुप्रीमेसी लिया हमने, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उस पर लगने वाले महाभियोग, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए जो लॉ और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लिया। इसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं वो लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कैसे होगी वो भी आयरलैंड से हम लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है, जो ये 12 मेंबर राष्ट्रपति चुनते हैं अपर हाउस में, वो भी आयरलैंड की ही लिया देन है। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया प्रस्तावना की प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या होगी, समवर्ती यानी कि कंकरेंट लिस्ट क्या होगा, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होगा यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध कैसे होंगे और जो पावर्स हैं उनकी शेयरिंग कैसे होगी, संसद के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की कंबाइंड मीटिंग कैसे होगी,
इसके अलावा ट्रेड, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और इकट्ठा होने की जो हमारी इंडिपेंडेंसी है वो सॉरी कनाडा से हम लेते हैं संघात्मक विशेषताएं, यानी कि फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल सिस्टम तो होगा लेकिन जो सेंटर होगा वो बहुत मजबूत होगा, सारी शक्तियां केंद्र के पास। राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि गवर्नर का नियुक्ति करना, संघ और राज्य यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो पावर शेयरिंग है वो, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। अच्छा, कुछ साउथ अफ्रीका से भी हमने लिया। संविधान में अमेंडमेंट जो है वो हमने सीखा साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन हम कैसे करेंगे ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जर्मनी से हमने लिया। जर्मनी से हमने सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो है वो जर्मनी में होती है, वो हमने लिया। रसिया से हमने क्या लिया? सोवियत यूनियन, आज के डेट में रसिया कहलाता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रावधान कैसे होंगे वो हमने रसिया से लिया। जापान से हमने लिया लॉ कैसे बनाया जाएगा, उसका कार्य कैसे होगा। फ्रांस से हमने लिया कि रिपब्लिक और प्रियम्बल में कैसे इंडिपेंडेंसी होगी, स्वतंत्रता कैसे होगी। इसके अलावा अनेक देशी और विदेशी सोर्सेज हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। मैंने बताया था 1935 का सबसे बड़ा प्रभाव है, क्योंकि भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल्स में से लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 एक्ट के हैं, और या तो वो शब्दशः लिए गए या उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके शब्दों में और ले लिया गया। आप देखिए 395 में से 250 यानी कि 145 को छोड़ अपनी अलग अलग से लिया, लेकिन बाकी के 250 अक्षरशः भारतीय संविधान में लिया गया। वो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। अच्छा, संविधान की अनुसूची, अब इसमें आते हैं साइलेंट फीचर क्या क्या है भारतीय संविधान का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो लिखित संविधान है, दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है दुनिया का, तीसरा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी बायस्ड है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, सेकुलर स्टेट है, सोवरन रिपब्लिक है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट्स का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप है। ये हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है वो एक नज़र में देखें तो M.N. राव 1934 में प्रपोज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बनता है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लिया जाता है, 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। इससे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनी थी। फरवरी 1948 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश होता है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 24 जैन 1950 को मेंबर्स ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन पे, और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। अब आगे हम सब दूसरे वीडियो में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे, एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। थैंक यू। अगर आपको लगे कि कुछ अच्छा मिला है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले।